Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Untold Discrete. Today we study about the logical equivalence. पहले हमने पढ़ा prepositional equivalence. Prepositional equivalence का मतलब ये होता है किसी भी compound preposition का किसी terminology के equal होना या उसका resultant एक specific resultant की base पे हम compound preposition को classified करते हैं. इसको हम prepositional equivalence कहते हैं. ठीक है जी. और लॉजिकल इक्विवेलेंस सब क्या होता है? लॉजिकल इक्विवेलेंस ये है कि इसमें हम लोग सबसे पहले ये करते हैं, दो कंपाउंड प्रपोजिशन लेते हैं. ठीक है, कंपाउंड प्रपोजिशन आपको पता है कि ऐसी प्रपोजिशन जिसमें दो प्रपोजिशनल वेरिएबल के दरमियान कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेटर मौजूद हो. ठीक है, अब उन लॉजिकल या उन प्रपोजिशंस को में कुछ कंपाउंड प्रपोजिशन ऐसी होती हैं जो एक दूसरे जैसी नहीं होती. उनके अंदर डिफरेंट ऑपरेटर और डिफरेंट वेरिएबल यूज़ किए होते हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट सेम आता है, इक्वल आता है. ऐसी रिजल्टेंट रखने वाली कंपाउंड प्रपोजिशन को हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंस है. अब हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है. अ कंपाउंड प्रपोजिशन पी एंड क्यू, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ये एक पूरी प्रपोजिशन का नाम दिया गया है कि कंपाउंड प्रपोजिशन है. ठीक है, उसका नाम P और Q है. ठीक है, आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ P implies Q is a tautology. The notation P triple line Q denotes that P and Q are logically equivalent. अब इसमें बात की गई है if P implies Q is a tautology. ठीक है, यहाँ पर इम्प्लाइज, अगर P इम्प्लाइज Q हो तो इज आ टेटोलॉजी. ये टेटोलॉजी का यहाँ पर क्या मतलब है? टेटोलॉजी तो ये होता है ना कि रिजल्टेंट के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो आए ट्रू आए. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर टेटोलॉजी का मतलब डिफरेंट है. इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड प्रपोजिशन हमारे पास P होगी और Q होगी वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? लॉजिकली इक्विवेलेंट होनी चाहिए. ठीक है, वो लॉजिकल इक्विवेलेंट कैसे होगी कि उन दोनों का रिजल्टेंट सेम होगा. ठीक है ना, अक्सर हम लोग ये जो यहाँ पर एक लाइन है, द सिंबल बाय कंडीशनल इज समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ ट्रिपल लाइन टू नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंस. ठीक है ना, तो ये यही चीज़ है. ठीक है ना, ये चीज़ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, ये वही चीज़ है जो कि ये चीज़ है. सही है ना, अक्सर इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं. ठीक है, और अगर इसके तमाम इन दोनों के रिजल्टेंट जो हैं वो सेम आ जाएं, ठीक है, मतलब सेम आना ज़रूरी है. टेटोलॉजी उन्होंने एज अ वो लिखा हुआ है कि सेम हूँ, बस टेटोलॉजी यानी कि ट्रू हूँ. टेटोलॉजी इसी को करता है ना, ट्रू हूँ, कि दोनों के जो कंपाउंड प्रपोजिशन ली जाए वो एक दूसरे के इक्वल हो. ठीक है ना, उसकी तमाम जो वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल होंगी. ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर टेटोलॉजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों सेम होने चाहिए. अगर वहाँ फॉल है तो इस वाली में अगर फॉल आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? फॉल आना चाहिए. ठीक है ना, टेटोलॉजी यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिछले कॉन्सेप्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि जिसमें तमाम रिजल्टेंट ट्रू होनी चाहिए. इसमें यह है कि अगर P में ट्रू लिखा है तो Q की कंपाउंड प्रपोजिशन का जो रिजल्टेंट होगा उस पर भी ट्रू आना चाहिए. ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट है कि इक्विवेलेंट रिजल्टेंट हो. ठीक है ना, और द नोटेशन P ट्रिपल Q डिनोट्स दैट P एंड Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. ठीक है, इसको इस ट्रिपल लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. हम मोस्टली ट्रिपल लाइन को ही यूज़ करते हैं जब भी हम लॉजिकल इक्विवेलेंट किसी चीज़ को कह रहे होते हैं. सही है ना, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अदर डेफिनेशन. इसकी देख लेते हैं. अदर डेफिनेशन हमारे पास क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन दैट हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज इन ऑल पॉसिबल केसेस आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंट. वही बात जो मैंने यहाँ पर की, यहाँ पर ज़रा इसकी वो डेफिनेशन बनी हुई है जो कि कह लें ऑथेंटिक जिसे कहा जाता है, या जो मैथ की प्योर लैंग्वेज में जो डेफिनेशन. अच्छा जी, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन दैट हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज इन ऑल पॉसिबल केसेस आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस. सही है ना, यानी कि अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन निकालें तो वो कुछ ये बनती है कि जब भी जो ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी वो दोनों जो प्रपोजिशन हमारे पास होंगी उनकी सेम आनी चाहिए. ये अब कंपाउंड प्रपोजिशन है ना दोनों,
तो दोनों कंपाउंड प्रपोजिशन के जो रिजल्टेंट है ना उनकी वैल्यूज़ सेम आनी चाहिए। और अगर यानी कि फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, सेम आनी चाहिए। इसका मज़ीद क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शो डैट negation P और Q and negation P and Q negation Q are logically equivalent। तो ये बात क्या ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, इसको हम चेक करते हैं ट्रुथ टेबल से। ये देखो निगेशन P और Q, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, ठीक है ना। कंपाउंड प्रपोजिशन का जब इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट सेम आंसर दे देगा तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं P एंड Q, तो इसका मतलब हुआ इसकी ट्रूथ वैल्यूज 4 होंगी। 4 का हाफ करो 2 आएगा, तो वो 2 कितनी पहले वेरिएबल में लिखेंगे, 2 ट्रू 2 फॉल, ठीक है ना। फिर उसका 2 को फिर हाफ करेंगे, हाफ लेंगे उसका, तो वो 1 आ जाएगा। तो वो 1 कैसे लेंगे, पहला ट्रू फिर फॉल फिर ट्रू फिर फॉल, वो इस तरह के। ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर n फॉर्मूला हमारे पास। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब मैं 4 को ये मेरे पास टोटल ट्रूथ वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। और अब मैं 4 को हाफ तब तक करूँगी जब तक कि मेरे पास 1 नहीं आ जाता, 1, ठीक है ना। 2 का हाफ क्या है, 2, ठीक है। तो पहले 2 क्या होंगी, ये हमें तरतीब बताती है, पोजीशन बताती है ट्रूथ वैल्यूज़ को किस तरह असाइन करना है। ये 2 आया है, इसका मतलब 2 ट्रू और 2 फॉल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा हमने जब उसका हाफ लिया तो 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल। अब हमने उन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करना है, और फिर उस सबका क्या ले लेना, होल नोगेशन लेना हमने। सबसे पहले इसका P और Q लेते हैं। P और Q हमारे पास क्या आया है, दोनों अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, और ऑपरेटर यही कहता है। चले हम देखते हैं, दोनों ट्रू हैं तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू हो गया। एक भी ट्रू होगा तो क्या होगा, ट्रू। एक भी ट्रू होगा तो ये होगा ट्रू, और अगर दोनों फॉल होंगे तो ये क्या होगा, फॉल, ठीक है। अब इसका निगेशन ले लेते हैं। निगेशन का मतलब होता है उल्ट करना, इसका ऑपोजिट ले लेना। ये यहाँ पर जो भी वैल्यूज आई हैं ना उसका ऑपोजिट ले लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, निगेशन। यानी कि ट्रू की निगेशन होगी फॉल, ट्रू की निगेशन होगी फॉल, ट्रू की निगेशन होगी फॉल, और फॉल की निगेशन होगी ट्रू। अब यहाँ पर देखते हैं, जो हमने लॉजिकली इक्विवेलेंट कहे हैं, क्या उन दोनों के आंसर रिजल्टेंट सेम आते हैं कि नहीं आते, हम ये चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑपरेटर यानी कि जो वेरिएबल होता है ना उसके ऊपर अप्लाई हुआ ऑपरेटर, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले से अलहदा से उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले P और Q को हमने वैसे असाइन की वैल्यूज़, उसके बाद हमने निगेशन लिया उसका। इसका निगेशन लिया जाए तो ये क्या होगा, ये ट्रू ट्रू फॉल फॉल है तो वो हो जाएगा फॉल फॉल ट्रू ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल ट्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने उन दोनों के दरमियान अब निगेशन P और निगेशन Q के दरमियान एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है। एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा जी, फॉल होगा। अब यहाँ पर दोनों फॉल है तो ऑब्वियसली ये फॉल हो गया, ये एक भी फॉल है तो क्या मतलब फॉल हो गया, ये भी फॉल है तो इसका मतलब फॉल हो गया। ये दोनों ट्रू हैं तो ये क्या हो गया, ट्रू। अब देखते हैं ये दोनों इक्वल हैं, जी बिल्कुल, रिजल्टेंट जो हैं वो सेम वैल्यूज दे रहे हैं, फॉल फॉल ट्रू, फॉल फॉल ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हो गए, लॉजिकली इक्वलेंस हो गए। इन जो लॉजिकली इक्वलेंस हमारे पास वैल्यूज आती हैं ना, इनको नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। मैथ में इनको नेम दिए गए हैं, इनके लॉज बना दिए गए हैं, इनको लॉज का नाम दे दिया गया है। ये जो लॉजिकली इक्विवेलेंस आ जाती है ना, दो प्रपोजिशन, वो असल में एक किसी न किसी लॉ में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उनको हमने नाम दे दिए हैं, जैसे डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ, इसको दिया गया नाम डिमॉर्गन लॉ का, ठीक है ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, P इम्प्लाइज Q और निगेशन P और Q हमेशा लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। ये अब हमने चेक करना है, कैसे करेंगे, ट्रुथ वैल्यूज से। P और Q को कैसे असाइन किया गया ये मैंने पहले ही बता दिया। अब P का निगेशन लेना है हमने, ठीक है। P का निगेशन क्या होगा, ट्रू का फॉल, ट्रू का फॉल, फॉल का ट्रू, फॉल का ट्रू, ठीक है जी।
अब हमने क्या करना है, इम्प्लाइज लेना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, असल में इन दोनों को इकट्ठा ही एक ही टेबल में ली जा रही हूँ। आप इसको इकट्ठा भी ले सकते हो और अलहदा भी कर सकते हो, ठीक है ना। पहले इसका ले लो फिर इसका ले लो, ठीक है ना, ये भी कर सकते हो और आप इकट्ठा भी कर सकते हो। सो मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ, सही है। पी इम्प्लाइज क्यू लेते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू क्या कहता है, या कह लें पी बाय कंडीशनल ऑपरेटर क्यू क्या कहता है, ये कहता है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल है तो ये फॉल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। देखते हैं, ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल। फॉल ट्रू, ये भी ट्रू हो गया, फॉल फॉल ये भी ट्रू हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये एक हमारे पास रिजल्टेंट इसका आ गया, ठीक है। अब सेकंड रिजल्टेंट के लिए हमें निगेशन पी चाहिए था, यानी कि पी के ऊपर निगेशन थी, तो डेट्स वाई मैंने उसे अलहदा ले लिया। अब मैंने क्या करना है, इसका और इसके दरमियान मैंने और ऑपरेटर अप्लाई करना है। और ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ट्रू। अब यहाँ पर ट्रू फॉल है तो ये क्या हो गया, ट्रू। ये दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है ना। एक भी ट्रू नहीं है इसके अंदर, तो ये दोनों ही फॉल्स हैं तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये दोनों ही ट्रू हैं, ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। इसमें एक ट्रू है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। आप देखते हैं कि ये दोनों क्या लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं, जी बिल्कुल हैं, क्योंकि इनकी रिजल्टेंट वैल्यूज जो हैं वो सेम हैं, ठीक है ना। और इसको भी हम मैथमेटिकली फॉर्म में, ये एक लॉ है, ठीक है, यानी कि जो भी प्रपोजिशंस हम लोग लेते हैं, हालांकि उन पर ऑपरेटर डिफरेंट अप्लाई हो रहे होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि रिजल्टेंट सेम दे रहे हैं, ठीक है ना, आंसर सेम दिए जा रहे हैं। सो उनको हम लोगों ने लॉ का नेम दे दिया है। तो इसका नेम ये है कंडीशनल डिसजंक्शन इक्विवेलेंस, इसको ये कहा जाता है, ठीक है ना। इस वाली पर्टिकुलर इक्विवेलेंस को हम लोग तीसरी एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट P और Q एंड R इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू P और Q एंड P और R, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं P, Q और R, ठीक है। अब P, Q और R की वैल्यूज़ को कैसे असाइन किया जाता है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम 2 की पावर पे लिख देते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह। यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं मेरे पास, 2 की पावर अगर मैं 3 लिखूँ विच इज़ इक्वल टू 8 आएगा, इसका मतलब मेरे पास टोटल ट्रुथ वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अब 8 का हाफ लेंगे तो वो मुझे देगा 4 वैल्यूज़। ये हमें असल में पोजीशन बताता है कि कितनी पोजीशन पे ट्रू होगा और कितनी पोजीशन पे फॉल होगा, ठीक है ना। ये 4 आया, 4 का मतलब ये है 4 ट्रू होंगे और 4 फॉल होंगे। अब इस 4 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कितनी नेक्स्ट वेरिएबल में हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, सही है। उसके बाद हम देखते हैं आर में हम जब उसको डिवाइड करेंगे तो 1 आना शुरू हो जाएगा, 1 आएगा, का मतलब है 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल। इस तरह हम लोग 8 वेरिएबल्स पूरे करेंगे। उसके बाद मैंने जब इसकी प्रीवियस वीडियोस में इसकी कंप्लीट डिटेल या ट्रुथ टेबल्स को कैसे सॉल्व करना है ये बताया था, या प्रपोजिशनल कंपाउंड प्रपोजिशंस जब आ जाएं उनको कैसे सॉल्व करना है बताया था। तो उसमें ये चीज़ पहले बताई थी कि जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हो उसको उसको हमेशा पहले सॉल्व किया जाता है। अच्छा, मैंने ये टेबल को अलग-अलग भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इसको सॉल्व कर लें और फिर जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसके बारे में आप नीचे लिखते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट सेम है, सो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। मैंने इसको इकट्ठा किया है, सही है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज़ होंगी ना उनको उठाना है और आपने लिख देना यहाँ पे, ठीक है ना। उनको पहले उनके जो ऊपर जो ऑपरेटर अप्लाई किए गए होंगे उनको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद उसका जो कंप्लीट या कह लो जो उसका एक फुलफिल फॉर्म में जो जिस वेरिएबल के साथ होगा फिर उसको आप लिखना शुरू कर दोगे, सही है। सबसे पहले ये आ जाता है हमारे पास P और Q, P और R और Q एंड R, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं P और Q को। P और Q के दरमियान और ऑपरेटर जब अप्लाई करते हैं तो और ऑपरेटर कहता है कि अगर एक भी ट्रू है तो ये वैल्यूज़ क्या देगा, ट्रू देगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू हो गया, ये ट्रू फॉल है तो यहाँ भी ट्रू हो गया क्योंकि एक ट्रू मौजूद है, ठीक है। ये ट्रू फॉल है तो ये भी ट्रू हो गया, ये फॉल ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, ये फॉल ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, ये दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है ना, एक भी ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स, और ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं P और R के दरमियान ट्रू वैल्यूज़ देखनी है। ये दोनों ट्रू हैं तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। ये एक ट्रू है तो इसका मतलब ये भी ट्रू। ये दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू हो गया, ये एक ट्रू है तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। इसमें भी एक ट्रू मौजूद है तो ये भी क्या हो गया, ट्रू।
उसके बाद ये दोनों ही फॉल्स हैं, ये क्या हो गया फॉल। इसके बाद ये एक ट्रू मौजूद है तो इसका मतलब ये क्या हो गया ट्रू। ये दोनों ही फॉल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया फॉल। अब एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है क्यू और आर के दरमियान हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब क्यू और आर के दरमियान हमने जो एंड ऑपरेटर अप्लाई किया, एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा फॉल होगा। अब ये दोनों ही ट्रू हैं तो ये क्या आ गया ट्रू, ये दोनों ही ट्रू हैं तो ये फॉल, ट्रू फॉल है तो ये फॉल, ये भी ट्रू फॉल है तो ये भी फॉल, ये दोनों ही फॉल है तो ये तो अल्टीमेटली फॉल। ये दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू फॉल है तो ये भी फॉल, फॉल ट्रू है तो ये भी फॉल, फॉल फॉल है तो ये भी फॉल, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको यानी कि लॉजिकल जो रिजल्टेंट फॉर्म है ना उसमें ले आएंगे, ठीक है। इसके जो फाइनल रिजल्टेंट फॉर्म है ना उसमें ले आएंगे, ले आए। तो अब हमने क्या करना है, पी और इस रिजल्टेंट के दरमियान क्यू एंड आर के दरमियान हमने और ऑपरेटर अप्लाई करना है, ठीक है। और ऑपरेटर कहता है अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये दोनों ही ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, यहाँ एक ट्रू है तो यहाँ ट्रू होगा, ये भी एक ट्रू है और एक फॉल है तो ये भी ट्रू होगा, यहाँ भी एक ट्रू है और एक फॉल है तो यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ भी फॉल है और एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा, यहाँ पे अब दोनों ही फॉल हैं तो ये फॉल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी दोनों फॉल है ये भी फॉल होंगे और ये भी दोनों फॉल हैं तो ये क्या होगा फॉल होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करने वाले हैं इन दोनों के दरमियान। एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा फॉल होगा। ट्रू एंड ट्रू, ये ट्रू हो गया, ट्रू एंड ट्रू, ये भी दोनों ट्रू हैं ये भी ट्रू हो गया, ये भी दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो गया, ये भी दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू फॉल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल। ये फॉल ट्रू है तो ये भी फॉल हो गया, ये दोनों भी फॉल है तो ये भी क्या हो गया फॉल हो गया। तो हैंस हमने इन दोनों का रिजल्टेंट देखा कि ये बिल्कुल सेम आया तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये लॉजिकली इक्वलेंस हैं और इनको ये लॉजिकली इक्वलेंस है हमारे पास आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रक्टिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव लॉ इसको मैथ में कहा जाता है, इक्वलेंस लॉ, ठीक है ना। इक्वलेंस के लॉज बन जाते हैं यानी कि दो डिफरेंट कंपाउंड प्रपोजिशन जब भी उनकी वैल्यूज़ ट्रुथ वैल्यूज़ निकाली जाती हैं तो वो सेम आती हैं, हमेशा वो सेम वैल्यूज़ देती हैं। तो ऐसी जो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन की इक्वलेंस होती है ना उसको लॉ का नेम दे दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि हम कैसे लॉज अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं विदाउट मेकिंग अ टेबल्स, ठीक है। Thank you so much to watch my video. Please like, comment and subscribe my video. Thank you so much.